हेलो गाइस, टुडे वी विल स्टडी दिस करंट अफेयर मैगज़ीन जो विज़न रिलीज़ करता है हर महीने। तो हम इसको मज़े मज़े से पढ़ेंगे। अपकमिंग एग्ज़ाम जो आएगा उसको उसके लिए मज़े मज़े से पढ़ेंगे। मुझे पहले ये पढ़ने के लिए बहुत स्ट्रेसफुल लगता था। किस को लगता है बताओ कमेंट सेक्शन में। मुझे बहुत स्ट्रेस लगता था, बट फिर मैंने सोचा यार करंट अफेयर इतनी मज़ेदार चीज़ होती है। हमें एज अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, एज सिटीज़न तो हमें जानना चाहिए सारे करंट अफेयर, देश में क्या चल रहा है क्या नहीं। तो हम लोग चलो इसको पढ़ेंगे आराम से, मज़े से हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटी से। पॉलिटी से हम लोग आज क्या देखेंगे? पॉलिटी में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जुडिशियल पेंडेंसी, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अमेंडमेंट बिल, क्या अमेंडमेंट हुआ है, सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल, और जितना टाइम परमिट करेगा आगे आगे देखते जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। पहले यार पहले दिया है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है। तो देखो पहले क्या दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमारे देश में रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, 22nd लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन है? तो ये जो 22nd लॉ कमीशन है, Indian sought suggestion from various stakeholders on the uniform civil code। तो हमारा जो 22nd लॉ कमीशन है, जिनको हेड कौन कर रहा है? इनको हेड कर रहा है ऋतुराज अवस्थी, ठीक है। बस स्टेट के एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत होता है तो ऋतुराज अवस्थी इसको हेड कर रहे हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि लॉ कमीशन ने मांगा है सॉट सजेशन फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड सबको पता है। वी आर जस्ट रिवाइजिंग, और जिसको नहीं पता है आप सुन सकते हो। यूनिफॉर्म सिविल, व्हाट अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी फॉर फॉर्मूले UCC provides for a formulation of one law for entire country which would apply to all religious community in their personal matter, ठीक है, such as marriage, divorce, inheritance, adoption and succession। ये जो पर्सनल लॉ है, दूसरे लॉ नहीं, पर्सनल लॉ है, जो सारे रिलीजन के अलग अलग पर्सनल लॉ है, इसको हम लोग एक बना देंगे। जैसे कि अगर डिवोर्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स, अगर एक मेल और फीमेल का डिवोर्स हो रहा है, मैरिड कपल हस्बैंड वाइफ का, तो क्या होगा, कितना एलिमनी देंगे, कि क्या बच्चे किसके पास रहेंगे, बच्चे को जो रखेगा उसको क्या मिलेगा, या फिर अगर कुछ है प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड होगा। देखो मैरिज एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। मैरिज आपको जैसे बाहर से बस फोटो वोटो लगता है ना, मैरिज इज मच मोर देन दैट। उसमें कितने पैसे लगते हैं, कितने खर्चे होते हैं, कितने एनर्जी इसमें इन्वेस्ट होता है। तो सबको एक लॉ बना दिया जाएगा। जैसे हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है, क्रिश्चियन, सबका मैरिज का अलग है रूल। एडॉप्टेशन, इनहेरिटेंस की देखो यार, डेथ के बाद फीमेल को जाएगा या नहीं, फीमेल को प्रॉपर्टी जाएगी या नहीं, ठीक है। एडॉप्शन, कौन एडॉप्ट कर सकता है, कैसे एडॉप्ट कर सकता है, कितने पीरियड के लिए, वो पहले कुछ दिनों के लिए उनको कोर्ट में लेके जाना पड़ता है, तो वो सब कैसे होगा। सक्सेशन, इनहेरिटेंस, सक्सेशन की इसके बाद फादर, आज लाइक इंडिया पैट्रियट केयर है, तो फिर फादर के बाद कौन उनके प्रॉपर्टी को सक्सेशन करेगा, यानी हेड बनेगा, ठीक है। तो यही सब बातें, तो ये सबको ना हम लोग एक बना देंगे, क्योंकि इतने सारे जो लॉ है। जैसे फॉर इंस्टेंस इधर लिखा है, देखो फॉर इंस्टेंस करंटली पर्सनल लॉ कहाँ किस किस के, देखो हिंदू सक्सेशन लॉ से हिंदू को गवर्न करता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुस्लिम को, इंडियन सक्सेशन एक्ट्स अप्लाई टू द क्रिश्चियन, पारसीज एंड ज्यूइश, ठीक है। तो सबको यार अलग अलग, सबके लिए अलग अलग लॉ, तो इट इज़ बिकमिंग डिफिकल्ट ना। सो इसीलिए सोचा गया है कि हम लोग एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। तो earlier the law commission has furnished a constitutional paper on reform for family law on 2018, which stated that UCC was neither necessary
नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज, तब बोला था कि इट इज़ नॉट नेसेसरी. It recommended that existing family law across the religion requires to be amended and codified to tackle discrimination inequality. उसने बोला था कि recommended existing जो family law है across religion उसको ही बस required to be amended and codified to tackle the inequality and ambiguity in the. but अब बोल रहे हैं नहीं, बस वो नहीं, अभी यूसीसी होगा. गोवा और कुछ जान लेते हैं. गोवा इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर यूज कॉमन सिविल कोड इज इन प्रैक्टिस, द पोर्तुगल सिविल कोड. वाह, देखो गोवा में चल रहा है. गोवा इज द ओनली प्लेस इन इंडिया जहाँ पे यूसीसी है. अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कौन से स्टेट में है, तो गोवा में यूसीसी अभी प्रैक्टिस में है. ठीक है, तो ओनली प्लेस इन इंडिया. ठीक है, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ यूसीसी. ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि फेवर में कौन बोल रहा है, यूसीसी लगाने से क्या होगा, यूसीसी लाने से क्या होगा, यूसीसी ना लाने से क्या क्या खराब हुआ. ये तो आप लोग सब जानते हो, फिर भी मैं फिर से बता देती हूँ. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट अंडर आर्टिकल 44 ऑफ डीपीएसपी ये बोलता है कि स्टेट शैल ब्रिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड. ठीक है, ये प्रमोट करेगा सेकुलरिज्म हमारे जैसे इंडिया में सेकुलरिज्म हमारे प्रियम्बल में मेंशन है, तो ये सेकुलरिज्म को प्रमोट करेगा. ठीक है, इम्प्लीमेंट वुड अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सेकुलर स्टेट. सेकुलर स्टेट का मतलब क्या है, एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म होता है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ हमारा जो है पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है. ठीक है, तो यहाँ पे एवरी रिलीजन इज इक्वल, बट जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे स्टेट इंटरवेन कर सकता है, वहाँ पे देश इंटरवेन कर सकता है. यानी ऐसे नहीं कि यार सारे रिलीजन को इक्वल राइट्स देने के चक्कर में कहीं पे सती प्रथा, कहीं पे ट्रिपल तलाक सारे चल रहे हैं तो स्टेट इंटरफेरेंस नहीं करेगा, नहीं बिल्कुल करेगा. तो ये हमारा पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है. ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म. तो ये प्रमोट करेगा सेक्युलरिज्म. नेशनल यूनिटी होगा, सबका एक लॉ होगा, सबका पर्सनल लॉ, मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, एडॉप्शन के लिए, सक्शन के लिए, तो ये यूनिटी प्रमोट करेगा. यूसीसी वुड फोस्टर नेशनल यूनिटी. देखो आजकल कोई भी छोटी सी मैटर हिंदू मुस्लिम को लेके इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बना देते हैं, तो तब सबका सेम होगा, सबका पर्सनल लॉ सेम होगा, तो तब इसको ऐसे ये यूनिटी प्रमोट करेगा. ठीक है, फोस्टर नेशनल यूनिटी बाय ट्रांसटेंडिंग द रिलीजियस एंड कम्युनिटी डिवीजन. कम्युनिटी जो डिवीजन हो रहा है ये उसको यूनिफाई करेगा. ठीक है, ओके. जेंडर जस्टिस कैसे फील एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, हिंदू में इनहेरिटेंस नहीं था. ठीक है, पहले नहीं था. ठीक है, नाउ तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि इन गर्ल चाइल्ड भी वो पेरेंट की प्रॉपर्टी को मिलेगी. ठीक है, तो फिर जेंडर जस्टिस होगा. ठीक है, और फिर देखते हैं क्या है. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिटी हैज़ कॉल्ड इंडिया टू इम्प्लीमेंट. ये भी बोल रहा है कि यूसीसी दैट वुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स कमिटी टू प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन. सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ हो जाएगा, सिंप्लीफाई होगा. इतना कॉम्प्लेक्स लॉ, सबके रिलीजन, सबके भगवान अलग अलग है, उन सबके भगवान अलग अलग है, सबके रिलीजन कुछ ये बोल रहा है, कुछ वो बोल रहा है, तो यूनिफाई हो जाएगा. ठीक है, क्या सही क्या गलत ये हमको नहीं पता, क्या सही क्या गलत हम लोग रैशनल मॉडर्न लिबरल थिंकिंग से देखेंगे कि क्या सही है क्या नहीं, और जो अच्छा है द बेस्ट प्रैक्टिसेस वी विल ब्रिंग. ठीक है, तो अडॉप्टिंग ए मॉडर्न टाइम, अडॉप्टिंग टू मॉडर्न टाइम. देखो पहले क्या था, पहले जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल पहले बहुत सारे थे यार, क्या बताऊँ. देखो रूल्स थे, सती प्रथा थे, या फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सब सारे जो ये सब पुराने रूल्स थे, क्या अभी वो भी इम्प्लीमेंट हो गए. विडो मैरिज नहीं कर सकती थी, तो क्या अब भी वो अप्लाई करेंगे क्या हम लोग. तो ये मॉडर्न टाइम में जो ज़रूरत है वो हमें बनना पड़ेगा. रिलीजन शुड लेट यू ग्रो. ठीक है, तो इसीलिए मॉडर्न टाइप के साथ हमें चेंज होना पड़ेगा. ठीक है, इधर बॉक्स में क्या क्या लिखा है देख लेते हैं. ठीक है, तो बैकग्राउंड ऑफ यूसीसी क्या था, पहले प्री इंडिपेंडेंट लेक्स
लॉसी रिपोर्ट, लेक्स लोकाई रिपोर्ट या लॉसी रिपोर्ट, इसमें था कि एम्फासाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ रिलेटेड टू ऑफेंस एविडेंस, ये एक था. BN राव recommended the codification of Hindu law which would give equal right to women. देखो BN राव हमारे एडवाइजर थे, टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो ये थे, इन्होंने बोला था कि कोडिफाई करो ताकि वुमेन को इक्वल राइट्स मिले. और स्पेशल मैरिज एक्ट पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, और 4 मेजर एनेक्टमेंट हिंदू लॉज, ये सब भी ये पहले चल रहा था. ठीक है, तो चलते हैं. क्या क्या केस, 3 केस आप याद रख लो. अहमद खान एंड शाह बानो बेगम केस. तो ये किससे रिलेटेड है? टू आउटलाइन द कॉन्टर ऑफ कॉमन सिविल कोड. इससे ही बना है, यहाँ से ही स्टार्ट हुआ कि यार यूसीसी लाना चाहिए. सरला मुगदल एंड यूनियन रिटरेटेड द नीड ऑफ पार्लियामेंट. देखो ये सेम उन्होंने बोला कि हमें लाना चाहिए. फिर सायरा बानो केस जो ट्रिपल तलाक का केस है. अगर आपको क्वेश्चन आएगा साहा बानो केस, सायरा बानो केस, सायरा बानो ट्रिपल तलाक, सारला मुगदल एंड यूनियन यूसीसी के लिए. ठीक है, फॉर नीड फॉर पार्लियामेंट टू इम्प्लीमेंट यूसीसी. ठीक है, चलते हैं. तो अगेंस्ट में क्या क्या देख लेते हैं. अगेंस्ट में सपोर्ट में अगेंस्ट डाइवर्सिटी. देखो हमारा इट इज़ अ डाइवर्स स्टेट है और हमें रिलीजियस फ्रीडम मिला है आर्टिकल 25 में, फंडामेंटल राइट में. तो ये इसको वायोलेट कर सकता है, कुछ लोगों का बोलना है. ठीक है, डाइल्यूट द यूनिक राइट. माइनॉरिटी, सब लोग बोल रहे हैं ना कि माइनॉरिटी को ये अफेक्ट करेगा क्योंकि हम लोग, वो लोग कम हैं, वो लोग माइनर है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, उनकी संख्या कम है तो हम लोग उनके ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर सकते हैं मेजॉरिटी. तो ये एक डर है. लैक ऑफ कंसेंसस नहीं बन पा रहा है क्योंकि यार बहुत आर्गुमेंट होगा. धर्म एक बहुत पावरफुल चीज़ होता है, धर्म में कुछ बदलाव लाना दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट. फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो फेडरल स्ट्रक्चर देखो, जो मैरिज डिवोर्स ये सब कंकरेंट लिस्ट में है. तो इसका मतलब कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट में है. डिवोर्स, अडॉप्शन, ये सब. तो अगर यार यूसीसी बन जाएगा तो स्टेट का पावर कम नहीं हो जाएगा क्योंकि सेंटर के पास पावर चला जाएगा. तो इट विल रिड्यूस. तो ये इट में अफेक्ट. तो वे फॉरवर्ड, ठीक है, वे फॉरवर्ड हम लोग नहीं देखेंगे, ये मेंस के लिए ज़रूरत होगा, आप पढ़ लेना. मैं तो प्रीव्यू फोकस कर रही हूँ. ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट, दैट इज जुडिशियल पेंडेंसी. बहुत सारे पेंडेंसी हो गए हैं, बहुत सारे जमा हो गए हैं केसेस, लॉज, सॉरी केसेस, पेंडिंग केसेस रह गए हैं जुडिशियरी में. ठीक है, वाई न्यूज़ द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ justice recently informed the Rajya Sabha that over 5.2 crore cases are pending in various court. My God, आप सोच रहे हो आप किसी चीज़ को लेके केस कर रहे हो, अगर आपने किसी भी चीज़ को, आपके साथ कुछ गलत हुआ तो आपने केस करा. यार इतना बनने दो. 5 पॉइंट कितने, हमारे लोग कितने हैं, 1.4 मिलियन, 5.20 केसेस पेंडिंग है. ठीक है, 5.4 बिलियन. ठीक है, तो इतने लोग, इतने केसेस पेंडिंग है. रीज़न ऑफ द पेंडेंसी क्या रीज़न है? लो रेशियो ऑफ जज टू पॉपुलेशन. जजेस बहुत कम है. डिले इन द फिलिंग ऑफ वैकेंसीज फिल ही नहीं हो रहा है. फ्रिक्वेंट एडजॉर्नमेंट, प्रोसीजर हो रहा है एडजॉर्न, बार बार केस. ठीक है, मैक्सिमम 3 एडजॉर्नमेंट होना चाहिए, वो फॉलो नहीं हो रहा है. ज़्यादा से ज़्यादा एडजॉर्नमेंट, नहीं आज नहीं, कल नहीं. तो ऐसे ही तारीख पे तारीख. द लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बट ऐसा स्ट्रक्चर नहीं, ऐसे बिल्डिंग नहीं, यानी बहुत सारी चीज़ें होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में. इंटरनेट, लैक अ डिजिटल वर्किंग स्टाइल ऑफ स्टाफ है, मन नहीं है काम करने के लिए. कोर्ट रूम्स टू बी ऑक्यूपाइड एंड द कोर्ट रूम्स टू बी ऑक्यूपाइड जजेस इफ न्यू अपॉइंटमेंट्स आर मेड. स्टाइल ऑफ द कोर्ट रूम टू ऑक्यूपाई जजेस इफ न्यू अपॉइंटमेंट्स आर मेड. ठीक है, और डिले इन्वेस्टिगेशन में डिले. कोर्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन चाहिए ना. नॉन अवेलेबल काउंसिल. ठीक है,
मिस तो देखो, लैकडाइजिकल वर्किंग स्टाइल का मतलब एंथुजियाज्म ही नहीं है। और मैंने क्या बोला, लेट ऑफ डिले इन्वेस्टिगेशन, नॉन एबिलिटी ऑफ काउंसिल, अरे नहीं है, बारिस्टर नहीं है, एडवोकेट्स नहीं है, मिस अलाइन इंसेंटिव्स, ठीक है, मिस अलाइन इंसेंटिव्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फैक्ट इन्वॉल्व, बहुत कॉम्प्लेक्स, मिस अलाइन इंसेंटिव नहीं मिल रहा है ठीक से, ठीक है, तो इसीलिए काम नहीं होगा अच्छे से। तो राइजिंग जुडिशियल पेंडेंसी, ठीक है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट अदर इश्यूज, अब्यूजिंग द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पावर। देखो, कोर्ट के अगेंस्ट कुछ बोलोगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा देंगे, तो इन प्रॉपर कोर्ट रूम बिहेवियर, अरे यार कुछ कोर्ट के अगेंस्ट बोलोगे तो तुम्हें कंटेम्प्ट लगा दे तो तुम कैसे बोलोगे कि ये गलत हो रहा है, तो दैट इज द इशू। तो वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कोलिजियम शुड बी टेक एडिक्वेट सेफगार्ड एंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए इन सिलेक्टिंग जजेस सो दैट द जज ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कैलिबर एंड इन पेकेबल इंटीग्रिटी आर अपॉइंटेड टू द हायर कोर्ट, ठीक है। जो कैलिबर है वो जजेस ही अपॉइंट हो ट्रांसपेरेंसी रहे, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। और ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस एग्जाम कैन बी कंसिडर्ड टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड्स इन द जुडिशियरी, हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करेगा। आर्टिकल 240, आर्टिकल 224A एंड 128 कॉन्स्टिट्यूशन इवोक टू अपॉइंटमेंट एडहॉक जजेस। एडहॉक जजेस कौन अपॉइंट करता है, तो एडहॉक जज अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, एडहॉक जज कौन अपॉइंट करता है, जब कोरम कम होता है, कोरम कम होता है, देन क्या करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट ए जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जज टू सुप्रीम कोर्ट इन फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसमें कौन अपॉइंट करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब कोरम नहीं होता है। ये प्री के लिए आप ध्यान रखो, कौन से भी कोई भी स्टेट के एग्जाम के प्री के लिए एडहॉक जज को कौन अपॉइंट करता है, सीजे अपॉइंट करते हैं जब कोरम नहीं होता। पहले प्रेसिडेंट का हमें प्रेसिडेंट का कॉन्सेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिंग जज कौन अपॉइंट करते हैं, एक्टिंग जज अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, एडहॉक जज अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। रिटायर्ड जज को भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट के कंसेंट, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट, क्या लिखा है, वी विल स्टडी फॉर प्री, ओके। प्रमोटिंग अल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म, जैसे लोक अदालत, आर्बिट्रेशन, इनका भी बाइंडिंग होता है, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, कॉन्सिलेशन, ठीक है। आर्बिट्रेशन का भी बाइंडिंग होता है, लोक अदालत के भी बाइंडिंग होता है। मेडिएशन, दो मेरे और आपके बीच में झगड़ा हुआ है तो कोई थर्ड पर्सन आएगा जो जिसको हम मानते हैं, जो हमसे थोड़ा, यानी दोनों उन उसको मानते हैं और वो बोलेंगे कि इसको मीडिएट कर दो, नहीं यार हो गया, जैसे बड़े लोग करते हैं ना, तो नहीं ये आप अगर डिवोर्स या फिर कुछ ऐसे, नहीं यार मत करो, तो दैट इज मीडिएशन। ऐसे करने से वो कम हो जाएगा, पेंडेंसी कम हो जाएगा, है ना। हम लोग नंबर बढ़ा देंगे, पेंडेंसी कम करा देंगे, जजेस के नंबर बढ़ा देंगे, उनके कैलिबर बढ़ा देंगे, ठीक है। स्ट्रेंथन द इंफ्रास्ट्रक्चर, जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग जुडिशियल स्टाफ, उनको करने से हमारा क्या होगा, पेंडेंसी कम होता जाएगा। सेटिंग अ टाइम लिमिट, ठीक है, टाइम लिमिट भाई इतने टाइम के अंदर आप ख़त्म करो ये जुडिशियल प्रोसीडिंग, इतने ख़त्म होगा और फिर आपको सेंटेंस मिल जाएगा, देन दैट विल बी गुड। जो है, जो केस में यानी जो कन्विक्ट है उनको उसको सज़ा मिलेगी, और भाई जो, और नहीं तो फिर एब्जॉर्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो changes in criminal justice and procedural law, reduce the criminalization of violation and move toward the compounding of minor, जो minor offense है उसको क्रिमिनल प्रोसीजर जो होगा ना वो दैट विल बी लेंथी, तो उसको हम कंपाउंडिंग माइनर ऑफेंस, कुछ चीज़ों को बोलेंगे कि नहीं यार दिस आर नॉट क्रिमिनल, तो उसको माइनर ऑफेंसेस को कंपाउंड कर देंगे। रिफॉर्म इन फॉरेंसिक एंड बैलिस्टिक टेस्टिंग टू आउटसोर्स टू एक्रेड, हाँ देखो, रिफॉर्म इन फॉरेंसिक एंड बैलिस्टिक टेस्ट, देखो फॉरेंसिक जो टेस्ट के लिए हम लोग एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज उनको हम दे सकते हैं, कुछ आउटसोर्सिंग कर सकते हैं बाहर से, यानी प्राइवेट उनको देंगे, बट जो रिलायबल है, क्रेडिटेड है, ठीक है, एक्रेडिटेड उनको ही दिया जाएगा। तो क्या होगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा ना,
हम लोग देखते हैं ना कि इसमें फोरेंसिक कैसी किसका ये किसकी ये फादर कौन है, ये सब केसेस इजीली जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। ग्रीवियंस मस्ट एस्टैब्लिश टू स्ट्रेंथन द इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। क्रिएट ए लॉ अबाइडिंग सोसाइटी, देखो बस लॉ बना देने से नहीं होगा, हमें प्रोहिबिट पेनल्टी शुड बी इम्पोज टू चेक ट्रैफिक वायोलेशन, हमें अवेयरनेस लाना पड़ेगा। लॉ अबाइडिंग सोसाइटी, लॉ को जो अबाइड करे, जो लॉ को फॉलो करे, वैसे सोसाइटी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल। नो मोर। जुडिशियल पेंडेंसी किसको बोलते हैं? रिफर्स टू द क्लॉगिंग ऑफ स्टेट ऑफ जुडिशियल सिस्टम, क्लॉग हो जाता है where the quantum of litigation spike exponentially but the output from the judgments or settling the dispute move at a slow pace। exponentially बढ़ता जा रहा है बट ये सेटलिंग में बहुत स्लो हो रहा है, ठीक है। डाटा बैंक क्या है? ये नंबर इट इज़ नॉट एसेंशियल। हो गया, हमने दो चीज़ पढ़ लिया। और क्या पहले है, क्या क्या लिखा है इधर? इनिशिएटिव टेकन टू कर्ब द जुडिशियल पेंडेंसी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, सेटिंग ऑफ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। इन परमानेंट सेक्रेटेरिएट होगा ये, बस इधर आया प्रीलिम्स के लिए। देखो, प्रोजेक्ट सहयोग, ठीक है, प्रोजेक्ट सहयोग लाया जाएगा। प्रोजेक्ट सहयोग, ठीक है, किधर गया प्रोजेक्ट सहयोग? मैंने क्या कर दिया, सॉरी। ठीक है, आपको दिख रहा है ना प्रोजेक्ट सहयोग, ये लाना है हमें, ठीक है। प्रोजेक्ट सहयोग से हम लोग रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ केसेस, रिड्यूस पेंडेंसी ऑफ केसेस, ठीक है। लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, ये भी लाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट टू मोर इफेक्टिवली एंड ट्रांसपेरेंटली ए वेब बेस्ड एप्लीकेशन फॉर मॉनिटरिंग केसेस, ठीक है। लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, लिम्स सहयोग, ये वेब एप्लीकेशन मॉनिटरिंग केसेस। मीडिएशन बिल लाया गया है ताकि प्री लिटिगेशन से स्टेज में ही मीडिएशन हो सके। ई कोर्ट्स टू टू इम्प्रूव एक्सेस टू द जस्टिस, ई कोर्ट्स, ऑनलाइन कोर्ट्स, ठीक है। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी इज अंडर कंसिडरेशन टू लेयर कंसिडरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रिजोल्यूशन डिस्प्यूट, AMRD, टू रिजॉल्व इंटर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म लाया गया है, ठीक है। AMRD टू रिजॉल्व इंटर मिनिस्टेरियल और डिपार्टमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट होता है वो यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स आर डेडिकेटेड कोर्ट्स टू इंश्योर स्विफ्ट डिस्पेंसन ऑफ जस्टिस। ओके, लेट अस गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ क्योंकि यार देख लेते हैं एक बार, फिर दूसरे टाइम देखेंगे, धीरे धीरे देखेंगे। पहली बार फास्ट में हम लोग देख लेना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, ठीक है। तो क्या है न्यूज़? रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर दैट द थर्ड एक्सटेंशन ऑफ गिवन टू द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट चीफ इज इनवैलिड, इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया गया है। किस चीज़ की बात हो रही है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया है थर्ड एक्सटेंशन गिवन टू द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट इनवैलिड। कौन? हमारे संजय कुमार मिश्रा, उनको जब थर्ड टाइम उनका सर्विस एक्सटेंड किया गया है तो इसको इनवैलिड डिक्लेयर किया गया है बाय सुप्रीम कोर्ट। ये हुआ क्या था उनका 2018 को वो अपॉइंट हुए थे, तो 2029 दिसंबर में शायद अपॉइंट हुए थे, तो 29 20 21 1 2 3, तो उसके बाद ख़त्म हो रहा था। बट उसके बाद फिर से एक साल एक्सटेंड किया गया, फिर से एक बार एक्सटेंड किया गया, फिर से एक बार एक्सटेंशन किया गया। देखिए, 3 साल के लिए वो रह सकते हैं, बट क्या हुआ उसको उन्होंने उनको 3 साल के लिए रखा, यानी वो उनका टेन्योर होता है। बट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये 5 साल तक का आप कर सकते हो। बट 5 साल हो गया था संजय मिश्रा जी का 5 साल हो गया था। 5 साल से फिर से 23 नवंबर तक एक्सटेंड किया गया था, ठीक है, 23 नवंबर तक।
तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं यार, अभी आपको हटाना पड़ेगा। तो शायद अभी जस्ट फ्राइडे, हाँ फ्राइडे ना, फ्राइडे आईआरएस जो ऑफिसर हैं, आईआरएस जो ऑफिसर है राहुल नवीन जी को अपॉइंट किया गया है न्यू ईडी। ठीक है, न्यू ईडी अपॉइंट किया गया है, ये है बात। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द अमेंडमेंट टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड द फंडामेंटल अमेंडमेंट एक्ट 2021, एंड दिस अमेंडमेंट एक्सेप्ट किया था इसे अमेंडमेंट अलाउ द टेन्योर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड द ईडी ए मैक्सिमम 3 एनुअल एक्सटेंशन, मैक्सिमम 3, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 3 2 साल का होता है, 2 साल का टेन्योर और मैक्सिमम 3 एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो बोल दिया था ना, टू 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 होता है, 2 होता है, तो 3 एक्सटेंशन दे, 3 साल एक्सटेंड कर सकते हो, मैक्सिमम 3, और उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो यही बात है। तो however, SC ruled that the current ED chief's terms extension was unlawful and violating the mandate of the Supreme Court 2023 judgment, wherein the court has barred the further extension। उसके बाद 3 एक्सटेंशन से ज़्यादा आप नहीं दे सकते हो। तो ये है केस। अबाउट डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट पढ़ लेते हैं। डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट के बारे में थोड़ा। ईडी एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो इकोनॉमिक क्राइम एंड वायलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ, उस पर ये उनका मैंडेट होता है। वर्क्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर है। हेडक्वार्टर किधर है? हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ऑफ ईडी इज अपॉइंटेड पर प्रोविजन ऑफ सीबीसी एक्ट के अकॉर्डिंग वो अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ सीबीसी एक्ट। सीबीसी एक्ट क्या है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। ठीक है, उस एक्ट से उनको अपॉइंट किया जाता है। तो ईडी इस एक्ट से अपॉइंट किए जाते हैं। टेन्योर शुड बी नॉट लेस देन 2 years। ट्रांसफर हैज़ टू बी सैंक्शनड बाय द any transfer has to be sanctioned by the appointing committee chaired by CVC, चीफ विजिलेंस कमिश्नर। ठीक है, उनके द्वारा सैंक्शन होना चाहिए अगर आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो। द मैंडेटरी 2 years अपॉइंटमेंट पीरियड इज फॉलोड बाय मैक्सिमम 3 एनुअल एक्सटेंशन अंडर द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट जो हुआ था एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या है, आप 3 एनुअल एक्सटेंशन दे सकते हो। पावर ऑफ डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, पावर टू सीज एसेट, वो एसेट सीज कर सकते हैं। सर्च एंड सीज अगेंस्ट इंडिविजुअल्स इन्फॉर्म इन द ऑफिसर, इंडिविजुअल्स के वो एसेट सीज कर सकते हैं। सर्च, ये किस चीज़ में, ये क्या कर रहे हैं ईडी, किसके काम कर रहे हैं? इकोनॉमिक ऑफेंसेस, नॉट एनी अदर ऑफेंसेस, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, इकोनॉमिक क्राइम, पैसे की बात। ठीक है, कहाँ कौन कौन से लॉ? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है, फिगेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, स्पॉन्सरिंग एजेंसी अंडर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी, कोफेपोसा जिसको बोलते हैं कोफेपोसा। ठीक है, PMLA, फेमा, FEOA। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे? मनी लॉन्ड्रिंग मैंने याद रखा है, फॉरेन एक्सचेंज, लॉन्ड्रिंग, एक्सचेंज, फिगेटिव एंड स्मगलिंग। ठीक है, ये 4 एक्ट, ये इसका मैंडेट है, इसके अंदर वो काम करता है कि भाई इसमें कोई वायोलेट करेगा तो ईडी आ जाएगा घर। ठीक है, हम जस्ट किडिंग। तो प्रोविजन ऑफ एक्ट, ठीक है, पावर ऑफ डायरेक्टर सीज द सेट, पावर टू समन, इफ फेमा हैज़ एम्पावर्ड द, फेमा ने एम्पावर किया है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, तो ईडी टू होल्ड एन इंक्वायरी अगेंस्ट पर्सन और एंटिटी। ठीक है, तो ये क्या ऐसे पर्सन को भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पर्सन। ठीक है,
हैव कमिटेड कॉन्ट्रोवर्सी, ईडी हैव सेम पावर एज सिविल कोर्ट, ये दे देता है क्वेश्चन में कि ईडी हैज़ द पावर फॉर क्रिमिनल कोर्ट, नहीं सिविल कोर्ट, ठीक है। सारे आप देखना कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ये है ये एक्ट से बना हुआ है, तो इट विल बी व्हाट, स्टैट्यूटरी बॉडी। तो ये सिविल कोर्ट का पावर होता है, एनजीटी के पास भी सिविल कोर्ट का पावर होता है, एनजीटी, ठीक है, सिविल कोर्ट का पावर होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस सिविल कोर्ट का पावर होता है, कोर्ट के पास ही होगा क्रिमिनल पावर, ठीक है। पावर टू अरेस्ट, इन्वेस्टिगेट, मेक अरेस्ट फॉर वायलेशन, अरेस्ट कर सकता है, सीज कर सकता है, सम्मन कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है क्या, हाँ बिल्कुल अरेस्ट कर सकता है, विदाउट वेटिंग फॉर फॉर्मल, कोई फॉर्मल एफआईआर ना हो, ये अरेस्ट कर सकता है। रिकॉर्ड एडमिसिबिलिटी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड ईडी ऑफिशियल कैन बी एविडेंट ऑफ कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट की तरह काम कर रहा है तो ये भी काम होगा, ठीक है। रिकवर फाइन, पेनल्टी, एरियर्स पेनल्टी, वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो क्या क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, सीज कर सकता है, समन कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है, एडमिसिबिलिटी, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के द एविडेंस इन कोर्ट ऑफ, वो काम करेगा, ठीक है। सेल्फ इंक्रीमेंटरी, इसको बोला नहीं जाएगा, इट विल एक्ट एज एविडेंस ऑफ कोर्ट, ठीक है। इशूज विथ डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट, अब ऐसे conviction rate is very low, it is conviction rate is very low, यानी कन्विक्ट से नहीं होते यार, केसेस जाते हैं बट उनको कन्विक्ट डिक्लेयर नहीं होता, 0.5%। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अबाउट ईडी सिलेक्शन ऑफ केसेस टू न्यू, कौन सा केस वो करेगा भाई, नहीं उनकी जो मर्जी है वो करेगा, मेरी मर्जी नहीं तो मैं नहीं करूँगा, ये थोड़ा चल रहा है। फेलिंग क्रेडिबिलिटी, इससे क्या होगा, क्रेडिबिलिटी कम ही होगा, पॉलिटिकल नेक्सस विद इन पॉलिटिकल क्लासेस, ये होता है। तो लैक ऑफ वर्कफोर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर हर चीज़ में है, वर्कफोर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है। वे फॉरवर्ड, एनहांसिंग कैपेसिटी, रेगुलेशन, रिड्यूसिंग पेंडेंसी, ओवरसाइट कमिटी, ओवरलुक, कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू ओवरलुक द स्टिमुलेट केसेस सिलेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, कमिटी शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड, अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, दैट्स ऑल ईडी। लेट अस गो टू द नेक्स्ट, what is next, multi state cooperative society amendment bill। पता नहीं ज़्यादा लेंथी हो रहा है या क्या, बट मैं बोलती जा रही हूँ, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। वाई इन न्यूज़ बोथ द हाउसेस ऑफ पास द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल, मज़े मज़े से पढ़ रहे हैं हम लोग। 2022 टू अमेंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 पास हो गया है बिल, हाउसेस ऑफ पास, तो फिर अभी कहाँ जाएगा, अभी जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अबाउट मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 में क्या है, तो ऑब्जेक्टिव, consolidate and amend the law relating to the cooperative society with objective not confined to with objects not confined to one state serving the interest of member in more than one state। ये देखो ये क्या लिखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी मल्टी स्टेट, यानी मल्टी स्टेट, दो स्टेट के जहाँ पे इन्वॉल्व है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में है। एक स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, नो दैट इज द वो स्टेट, मल्टी स्टेट, ये हाँ ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनकी बात हो रही है। एप्लीकेशन objective, consolidate and amend the law relating to the cooperative society with objective not confined to with objects not confined to one state and serving as a members of more than one state, ठीक है। इधर बॉक्स में क्या लिखा है, सुप्रीम कोर्ट इन द यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस राजेंद्र साहा एंड अदर्स 2021 stated that the part IXB of the Constitution of India applies only to the मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव, ठीक है। पार्ट IXB 9B ये कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात करता है, तो ओनली अप्लाई टू मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो की प्रोविजंस क्या है, एप्लीकेशन, द एक्ट अप्लाइज टू ऑल द कोऑपरेटिव सोसाइटी विद ऑब्जेक्ट नॉट कंफाइंड, ये एक्ट सब पे अप्लाई होता है। रजिस्ट्रेशन, ऑल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट थ्रू ए सेंट्रल रजिस्टर्ड अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल रजिस्टर्ड, स्टेट रजिस्टर्ड नहीं, सेंट्रल रजिस्टर्ड पे
अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अपॉइंट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पास उनको रजिस्टर होना पड़ेगा. इंटरनल गवर्नेंस. A multi-state cooperative society may make a bylaw consist with the provisions of this act for its internal. वो लोग अपने खुद के लिए एक बाई लॉ बनाएंगे जो कि इंटरनल गवर्नेंस करेगा. ठीक है. Reorganization. Central register to prepare a scheme for amalgamation and reorganization of cooperative banks. ठीक है. तो this is done on the direction of the central government with the prior approval of RBI. कोऑपरेटिव बैंक यार RBI का तो परमिशन लेना पड़ेगा, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ RBI का लेके हम लोग उसको रीऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं. अदर डेवलपमेंट. कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड 3 नेशन लेवल MSCS अंडर एक्ट्स, नेमली मल्टी एक्सपोर्ट सोसाइटी. कैबिनेट 3 नेशनल लेवल, ठीक है, अप्रूव कर दिया है कैबिनेट ने. नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी, एक्सपोर्ट सोसाइटी, ऑर्गेनिक सोसाइटी एंड सीड सोसाइटी. इन तीनों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है 3 नेशनल लेवल. ये क्या है? MSCS है. ठीक है. नीड फॉर अमेंडमेंट बिल. कंसिस्टेंसी विथ पार्ट IX. MSCS Act need to be amendment to bring consistency with the Constitution. 97th Amendment Act 2011 में जो लाया गया था उनके उसके साथ consistency लाने के लिए हमें ये करना पड़ा. ठीक है. तो ये क्या बोल रहा है कि देखो ये जो कंसिस्टेंसी विथ पार्ट, कंसिस्टेंसी पहले नहीं था, तो कंसिस्टेंसी लाने के लिए जो 97th अमेंडमेंट एक्ट, तो इसके लिए अमेंडमेंट लाया गया. तो फुलफिल द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. इट ऑल्सो एम टू प्लग द लूप होल्स इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन एंड स्ट्रेंथन द गवर्नेंस ऑफ MSCS इन द अकॉर्डेंस ऑफ द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल. ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल का कुछ कुछ वायोलेशन हो रहा था, तो उसको लाने के लिए ये लाया गया. नीड फॉर रिफॉर्म इन ईजियर डिजिटल रजिस्ट्रेशन. ईजियर डेफिनेटली जो होगा ईजियर के लिए होगा डिजिटल रजिस्ट्रेशन. मोर वाइब्रेंट एंड एक्टिव मेंबरशिप, इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी थ्रू इंफॉर्मेशन कमीशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल. रिवाइवल ऑफ सिख MSCS. ठीक है. देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक देश के लिए. तो वो सिख को रिवाइव करेंगे कैसे? थ्रू अ डेडिकेटेड फंड. ए मल्टी स्टेक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वन दैट हैज़ ए सिख. किसको बोलेंगे सिख? एक्यूमुलेटेड लॉसेस इक्वल टू और एक्सीडिंग टू द टोटल ऑफ इट्स पेड कैपिटल. उसमें लॉस हुआ है, फ्री रिजर्व सरप्लसेस एंड सफर्ड कैश लॉस इन 2 फाइनेंशियल ईयर. 2 साल तक इनको फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है. एंड एक्यूमुलेटेड ऑफ लॉसेस इक्वल टू और एक्सीडिंग देयर पेड ऑफ कैपिटल से एक्सीड हो रहा है. ठीक है. पेड ऑफ कैपिटल हम लोग क्या बोलते हैं? जिस स्टार्ट में जितना था उससे वो लॉस उससे ज़्यादा हो गया है. कोऑपरेटिव प्रिंसिपल हमने जो पढ़ा कि यहाँ पे फुलफिलमेंट ऑफ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल ये है क्या, देख लेते हैं. कोऑपरेटिव प्रिंसिपल वॉल्यूंटरी एंड ओपन मेंबरशिप. वॉल्यूंटरी, फोर्सफुल नहीं. मेंबर्स इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, सबका कंट्रीब्यूशन होगा उसमें. एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन, सबको एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इन्फॉर्मेशन. डेमोक्रेटिक मेंबरशिप, सबके पास जिन्होंने दिया है ना, सबके पास वोटिंग का पावर होगा. वहाँ पे किसी कोई डिसीजन लेगा ना, किसके पावर ज़्यादा नहीं कम नहीं, सबके पास इक्वल पावर. डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल. ऑटोनॉमी, उनका ऑटोनॉमी, कुछ काम वो खुद से करना चाहिए. हर चीज़ के लिए सरकार के ऊपर डिपेंडेंट, तो काम कैसे करेंगे? ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस चाहिए. कंसर्न फॉर कम्युनिटीज़, कम्युनिटी के कंसर्न के लिए. ठीक है. उसको बोलो कंसर्न फॉर द कम्युनिटीज. जिस कम्युनिटी के कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए गए हैं उनके लिए कंसर्न, तो इसको बोला जाता है कोऑपरेटिव प्रिंसिपल.
इट कैन बी ए क्वेश्चन ऑफ इन यूपीएससी, इट कैन, ये तो स्टेट में नहीं पूछा जाएगा। तो की फीचर ऑफ द बिल क्या है, एस्टैब्लिश ऑफ कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाएंगे। प्रेजेंटली द इलेक्शन टू द बोर्ड ऑफ द मल्टी स्टेक कोऑपरेटिव सोसाइटी आर कंडक्टेड बाय इट एग्जिस्टिंग बोर्ड। भाई इलेक्शन वो जो एग्जिस्टिंग बोर्ड करते हैं, बट बिल ने क्या बोला है, बिल स्पेसिफाई दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश ए कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, तो ऐसे ही कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी होंगे टू कंडक्ट द इलेक्शन ऑफ द टू द बोर्ड एंड द बोर्ड ऑफ द बोर्ड। कितने मेंबर्स होते हैं, 21 मेंबर्स होते हैं ना, और उसमें एक फीमेल होना ज़रूरी है, दिस इज द रूल। तो 21 मेंबर को इलेक्ट करेंगे, इलेक्ट अथॉरिटी बनाएंगे। भाई बढ़िया। द अथॉरिटी विल कंसिस्ट ऑफ ए चेयरपर्सन, ए वाइस चेयरपर्सन एंड अप टू 3 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट। वाह, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी। ठीक है, सिलेक्शन कमिटी रिकमेंड करेगा, एक अथॉरिटी बनेंगे, चेयरमैन और 3 मेंबर्स होंगे, 1 चेयरमैन, 1 वाइस चेयरमैन और 3, ठीक है, तो वो करेंगे। अमलगमेशन एंड डिवीजन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हमने पढ़ा, जो जो सिख हैं उनको अमलगमेट कर देंगे कि भाई वो काम नहीं कर पाएंगे, 2-3 को मिला देते हैं, तो अमलगमेशन कर देते हैं। फंड फॉर सिख एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज में फंड, तो क्या क्या फंड बनाएंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन और मल्टी, और फोर्थ जो है क्या लिखा है, मल्टी स्टेट सोसाइटी दैट आर प्रॉफिट टू बी प्रेजिस, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट आर इन प्रॉफिट फॉर द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर शाल फाइनेंस द फंड। ओ भाई बढ़िया, सुनो क्या बोल रहा है, क्या क्या फीचर है। एक है इलेक्शन अथॉरिटी एस्टेब्लिश करेंगे, एमलगमेशन करेंगे, थर्ड है फंड करेंगे। फंड करेंगे सिर्फ, तो हमने पढ़ा था कि जो साल तक जो फाइनेंशियल लॉस हो रहे हैं तो वो उनको दिया जाएगा, उनको बोलते हैं सिक। तो कौन करेगा फंड, तो जो प्रीसीडिंग 3 ईयर्स फाइनेंशियल जो अच्छा जिनका प्रॉफिट हो रहा है वो लोग वो फाइनेंस करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, कौन अपॉइंट करेगा, वो इलेक्शन अथॉरिटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, restriction of the redemption of government shareholder, restriction on the redemption of, presently the act provides that the shares held by in multi-state cooperative society by certain government authority can be redeemed based on the society's bylaw. The bill amendment amends this provision. Any share shall be held by the central government and the state government cannot be redeemed without अप्रूवल, विदाउट द शेयरहोल्डर्स अप्रूवल नहीं कर सकते। पहले विदाउट अप्रूवल से भी कर सकते थे, अभी नहीं कर सकते। अभी उनका शेयर होल्डर्स जो हैं उन कोऑपरेटिव में उनका अप्रूवल चाहिए रिडीम करने के लिए। रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स, एज पर द बिल द सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट 1 or more कोऑपरेटिव ombudsman विथ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, तो वो करेंगे रिड्रेसल। ठीक है, appeal against the direction of the ombudsman will be filed with centralized। अच्छा देखो, कुछ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितके प्रॉब्लम्स है वो उनको कौन एड्रेस करेगा, वो ombudsman उनके पास जाएंगे। आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, इफ इट इज़ नॉट राइट देन इंग्लिश इज़ नॉट माई लैंग्वेज, तो भाई माफ़ भी कर दो। तो ombudsman हो गया, फिर हो गया सेंट्रल, अगर उनसे भी आपको अपील यानी उनका आपको पसंद नहीं आया, आप जाएंगे अपील करने के लिए, तो आप किधर जाएंगे, सेंट्रल रजिस्ट्रार। ठीक है, रजिस्ट्रार से पास जाएंगे। Composition of board of director, under the act the board of cooperative society will have maximum 21 director, 2 additional director. The bill composition of board to manage inclusion of 1 scheduled caste or scheduled tribe member और 2 member women। ठीक है, 2 women होना चाहिए। Conclusion for organization, छोड़, लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सिनेमाटोग्राफी अमेंडमेंट बिल 2023। क्या बिल है ये, अमेंडमेंट एक्ट अभी तक नहीं बना है। क्यों, क्योंकि पास नहीं होगा, पास्ट है, तो प्रेसिडेंट का साइन नहीं मिला है। ठीक है, तो इसको साइन मिला था क्या, बिल है, दैट इज ऑल्सो बिल। ठीक है, उसको भी साइन नहीं मिला है अभी तक, वो एक्ट है। Recently, both houses passed Cinematography Amendment Bill. About the bill amends the Cinematography Act 1952, enacted to make provision for the certifying cinematography film for the exhibition and regulating exhibition using
to make provisions for certifying cinematography film for एग्जीबिशन एंड रेगुलेटिंग एग्जीबिशन. ठीक है, सर्टिफाई करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया है. क्या क्या अमेंडमेंट लाया गया है देखते हैं. द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट टू certified the film exhibition. Central board of film field certification to certify the film for exhibition. ठीक है, such certification may be subjected to modification, deletion. subjected to, वो मॉडिफाई कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है. बोर्ड में ऑल्सो रिफ्यूज द एग्जीबिशन ऑफ फिल्म. बोर्ड में ऑल्सो रिफ्यूज द एग्जीबिशन ऑफ द फिल्म. द प्रपोज, सब्र करो देखते हैं क्या लिखा है उसके बाद. द प्रपोज अमेंडमेंट में aims to make the certification process more effective, and it tunes with the present introducing new certification categories. The proposed amendments aim to make certification process more effective and in tune with the present by introducing new certification categories. New categories introduce किया गया है and more effective बनाने के लिए. तो ये नहीं, इसके बाद पढ़ते हैं, फिर उसको देखते हैं की प्रोविजंस ऑफ द बिल क्या है. एज बेस्ड सर्टिफिकेशन. देखो हमने देखा, हम 18+ 17+ ऐसे 18+ मैंने देखा है, और फिर कुछ में नेटफ्लिक्स में शायद 13+ ऐसे कुछ 13+ शायद है नेटफ्लिक्स में कैटेगरी. ठीक है, तो बिल इंट्रोड्यूस 3 एज बेस्ड सर्टिफिकेशन अंडर UA कैटेगरी. UA 7+, UA 13+, अंडर एज 13+, अंडर एज 16+. दिस एज बेस्ड marker meant for the parent or the guardian to consider whether the child should be. पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि भाई देखो ये 7 साल से बच्चा से ज़्यादा वो देख सकता है, उसके नीचे नहीं देख सकता. देखो जैसे कि देखो स्मोकिंग का एक सीन दिखा रहा है. ठीक है, फॉर एग्जांपल स्मोकिंग का सीन दिखा रहा है, या फिर ऐसे छुरी से काटना, सोड से काटना, शराब पीना, या फिर अब्यूज़ करना, गाली देना, ये सब देख सकते हैं क्या बच्चे? नहीं. छोटे बच्चे को ये यानी उनको ये दिखाना नहीं चाहिए. तो गार्डियन कैन रेगुलेट. दे आर ओनली रिकमेंडेटरी. ठीक है. फिल्म कैटेगरी सर्टिफिकेशन certified universal without restriction, underage without restriction but subject to guidance of parents. A only for adults. S only to the member of any profession or class. अगर डॉक्टर्स के लिए है, या फिर टीचर्स के लिए है, या फिर आर्म फोर्स के लिए है, या फिर ऐसे ही. आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल. तो डॉक्टर्स के लिए है तो वो यहाँ पे क्या लिखेगा? S. एडल्ट के लिए है A. अंडर एज गार्डियन रेस्ट्रिक्शन तो UA यूनिवर्सल विदाउट रेस्ट्रिक्शन. कोई भी देख सकता है. ठीक है, जैसे कार्टून मूवीज़ होते हैं, कुछ कार्टून मूवीज़ होते हैं तो सब देख सकते हैं उसको. ठीक है, सब देख सकते हैं, कुछ मूवीज़ होते हैं. द सेपरेट सर्टिफिकेशन फॉर द टेलीविज़न एंड अदर. जो टेलीविज़न में हमारे टेलीविज़न में चलते हैं ना सीरियल्स, और वहाँ पे लिए the film A and S certified will require a separate certificate for the exhibition on television or any other exhibition in television or other media prescribed by the central government. देखो ये सर्टिफिकेट 2 बार लेना पड़ेगा. सर्टिफिकेट तो एग्जीबिशन के लिए उनको सेपरेट सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. सर्टिफिकेट टू बी perpetually valid. Certificate will be perpetually valid as opposed to the present day validity of 10 years. 10 years के लिए present validity मिलता था, अभी perpetually valid यानी permanent, never ending और changing certificate मिलेगा. ठीक है, the certificate will be valid permanently.
the revisional power of central government. The bill omits the section 61 of the act as directed by the Supreme Court in KM Sankarappa case. KM Sankarappa केस किसके साथ रिलेटेड है? तो ये सर्टिफिकेशन which states that the center cannot exercise revisional power on a film ऑलरेडी सर्टिफाइड हो गया है, उसको सेंटर कर रहा है फिर से रिवाइज नहीं कर सकता। एक बार सर्टिफिकेशन मिल गया है CBFC से तो भाई मिल गया है, तो कैन नॉट एक्सरसाइज रिविजन पावर। मेक्स फिल्म पायरेसी ए पनिशेबल ऑफेंस। पनिशेबल ऑफेंस हम लोग मेट्रो में जाते तो सुनते हैं ना कि पनिशेबल ऑफेंस, पनिश ऑफेंस अंडर द प्रोविजन ऑफ मेक्स। ठीक है, पायरेसी आप नहीं कर सकते हो। पेनल्टी बिल प्रपोज पेनल्टी एक्शन इन केस ऑफ वायलेशन। ठीक है, हो गया कि भाई मैम आपने ये छोड़ दिया, देख लेते हैं बॉक्स छोड़ दिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अबाउट स्टैट्यूटरी बॉडी, स्टैट्यूट से बना गया है, एक्ट से बना गया है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में पब्लिक एग्जीबिशन ऑफ फिल्म अंडर प्रोविजन एक्ट। ठीक है, एस्टेब्लिश स्टैट्यूटरी बॉडी इस एक्ट से बना हुआ था। टू एंश्योर द गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सिनेमाटोग्राफी एक्ट 1952 सिनेमाटोग्राफी रूल। ठीक है, हेल्दी एंटरटेनमेंट होना चाहिए यार। अनहेल्दी खराब चीज़ें सीख रहे हैं तो ये वो कहाँ हुआ हेल्दी, जो हमारे सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है। मिशन टू मेक सर्टिफिकेशन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट एंड रिस्पॉन्सिबल, डेवलप CBFC एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, adopt modern technology, composition consists of non-official members and the chairman, all of whom are appointed by central government इनके चेयरमैन को एंड नॉन ऑफिशियल मेंबर को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, 9 रीजनल ऑफिस है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, कटक, गुवाहाटी, हैदराबाद। मुझे तो दिल्ली और कटक याद रहेगा। ठीक है, असिस्टेड इन द एग्जामिनेशन ऑफ फिल्म बाय एडवाइजर। ओके, हो गया, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, बस कुछ ही बचा है। तो राइट टू साइलेंस किस में है? 19 सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 98 सुप्रीम कोर्ट सेड दैट all accused having right to silence and the investigator cannot force them to speak to admit guilty। भाई करो, मैंने मारा है, मैंने चोरी किया है, ऐसे आप उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि यार कभी कभी क्या नहीं होगा बट आपको फोर्स करके आपको बोलने के लिए बोला जा रहा होगा। राइट टू साइलेंस इन द आर्टिकल 20 of 3 which states that no one can compel to be a witness। अच्छा देखो 19 में भी है आर्टिकल राइट टू स्पीच, राइट टू बी साइलेंट, बट आर्टिकल ये जो बात हो रही है आर्टिकल 23 जो हमने पढ़ा है, राइट ऑफ accused person for any offense। ठीक है, तो उनके लिए है 20 का जो थर्ड जो 1 है, क्या है हमारा 1 है एक्स पोस्ट फैक्टो, जिस टाइम से उससे पहले उसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, ओनली इन केस ऑफ क्रिमिनल मैटर्स, नो डबल जियोबार्डी, 2 बार पनिशमेंट आप नहीं कर सकते एक चीज़ के लिए। और थर्ड क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, तो इसकी बात हो रही है। ठीक है, प्रोटेक्ट इज लिमिटेड ओनली ऑन, हाँ तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग विच स्टेट्स दैट नो, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए है। प्रोटेक्शन इज लिमिटेड ओनली टू क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नॉट टू सिविल प्रोसीडिंग। ठीक है, राइट इज नॉट अवेलेबल टू द पर्सन बिलोंगिंग टू द फेमा एक्ट में जिनको अक्यूज किया है उनके लिए अवेलेबल नहीं है। इन नंदिनी सतपथी एंड PL दानी केस स्टेट दैट कंपेलिंग ए पर्सन टू आंसर द क्वेश्चन विद इन द लिमिट ऑफ द पुलिस स्टेशन में रिजल्ट इन वायोलेशन ऑफ, कंपेल नहीं कर सकते आप। लक्ष्मीकांत में लिखा नहीं है कि ये फेमा एक्ट के अंदर जो है इट इज़ नॉट अवेलेबल, ये लक्ष्मीकांत में लिखा नहीं है, ये केस भी लिखा नहीं है, नंदिनी सतपथी एंड दानी केस। ठीक है,
दानी केस, बट इसमें अब थंब इम्प्रेशन या फिर स्पेसिमेन का सिग्नेचर, ब्लड मांग रहे हो या फिर कंपलसरी एग्जीबिशन ऑफ बॉडी, तो इसको नहीं बोला जाएगा कि सेल्फ, इसको सेल्फ नहीं जाता। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के लिए ही है, सिविल प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं है और फेमा में एप्लीकेबल नहीं है। और ये उसमें बोला गया है कि आप पुलिस स्टेशन में आपको किसी को अगर फोर्स कर रहे हो देन दैट इज द वायोलेशन। ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट। हो गया। SOP टू चेक द यूज ऑफ फ्रीबीज एंड लिक्वर टू लोअर द वोटर्स। यार वोटर के लिए शराब बांटना, ये सब के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स issues SOP to limit, SOP aims to prevent the suspicious कैश बांटा जा रहा है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने डिक्लेयर किया है। अर्लियर द इलेक्शन कमीशन हैड ऑल्सो एक्सप्रेस कंसर्न की हाईलाइट्स GST एंड कस्टम ऑफिशियल टू मॉनिटर। GST और कस्टम ऑफिशियल जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, तो ये मॉनिटर करेंगे कि हो रहा है कि भाई किधर। सेटिंग ऑफ ए फ्लाइंग स्क्वाड एंड स्टैटिक सर्विलेंस टीम, आ रहा इलेक्शन तो होगा। मूवमेंट ऑफ आइटम्स लाइक सारीज पार्टी फ्लैग एसोसिएट कैंडिडेट पॉलिसी विदाउट एनी ई वे विल मे बी कॉन्फेस्ड। ई वे विल के ना हो के अगर आप बांट रहे हो तो भाई कॉन्फिस्टिकेटेड हो जाएगा। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, तो अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल एक्साइज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, ईडी भी एई डिपार्टमेंट के अंदर है। तो कंपोजिशन हेड ऑफ द चेयरमैन अलोंग विद द मेंबर फ्रॉम ऑल द subordinate headed by the chairman along with the all the subordinate bodies. It deals with the formulation of policy, concern of levying tax, collection and levying tax. बनाता है कस्टम ऑफ सेंट्रल एक्साइज एंड नार्कोटिक्स। ठीक है, मैटर रिलेटेड टू कस्टम, सेंट्रल एक्साइज एंड नार्कोटिक्स। नेक्स्ट है क्या है, डिमार्केशन ऑफ द रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन का रोल को ये डिमार्केशन किया गया है। सेंटर हैज डिमार्केटेड द रोल फॉर बोथ द मिनिस्ट्री टू रिमूव द पॉसिबिलिटी एंड डुप्लीकेशन ऑफ रेगुलेशन। भाई दोनों ओवरलैपिंग रेगुलेशन होगा या फिर इसका डुप्लीकेट, इसका जो है नहीं है मैंडेट वो कर रहा है, इसका जो मैंडेट नहीं है वो कर रहा है, तो इसको इसे अच्छे से डिमार्केट किया गया है सेंटर ने। सेंटर ऑफ वुड बी द नोडल मिनिस्ट्री टू लुक इनटू द कंपटीशन इशू इन द डिजिटल मार्केट। डिजिटल मार्केट देखो हमारा टच 1 ट्रिलियन, डिजिटल एक्सपेक्टेड टू टच 1 ट्रिलियन, ठीक है, बाय 2025। तो जो कंपटीशन इशू है वो देखेगा कॉर्पोरेट अफेयर, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी विल लुक इनटू सेक्टर स्पेसिफिक इशू। सेक्टर स्पेसिफिक इशू कौन देखेगा, IT। और गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स द इंट्रोड्यूसिंग द लेजिस्लेशन इंक्लूडिंग डिजिटल इंडिया एक्ट एंड डिजिटल कॉम्पिटिटिव लॉ फॉर रेगुलेशन वेरिएशन फेस। तो यहाँ पे कंपनीज ही तो कर रहे हैं, कॉर्पोरेट इधर क्यों लिखा गया, कंपनीज ही तो बना रहे हैं सारे जो डिजिटल मेथड्स कौन बनाए, डिफरेंट कंपनी, पेटीएम, फ़ोन पे, ये सारे कंपनी है, उनको कौन रेगुलेट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। और बट जो है सेक्टर स्पेसिफिक, अगर स्पेसिफाई कुछ इशू है स्पेसिफिक तो दैट इंफॉर्मेटिव विल लुक इनटू दैट। ठीक है, डार्क पैटर्न, ये बहुत मजा आया था मुझे पढ़ के। देखो डार्क पैटर्न क्या है, एडवर्टाइज स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया हैज इशूड गाइडलाइन फॉर डार्क पैटर्न। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड September 1। ठीक है, तो हमारा इम्प्लीमेंट अभी हो गया है। डार्क पैटर्न क्या है, इट्स अ यूजर इंटरफेस क्राफ्टेड टू ट्रिक एंड मैनिपुलेट यूजर्स इनटू मेकिंग चॉइस डेट्रीमेंटल टू देयर इंटरेस्ट। भाई खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कैसे देखो, बाइंग ए मोर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, खरीदने के लिए आपको मजबूर कर रहे हैं, पेइंग मोर देन दैट व्हाट इनिशियल। देखो मैंने भी देखा है, जैसे दिखा होगा एक ड्रेस है 9 रुपीज़ लिखा है, ठीक है, मिंत्रा 9 रुपीज़, अब जब जाके खोलो, मैंने नाम बता भी दिया, तो 999 लिखा है, तो लाइक दिस। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए
तो इसको कंट्रोल के लिए एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक इशू करा है। और पढ़ते हैं क्या लिखा है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स आर डिफाइंड अंडर द आर्टिकल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 guideline for 4 online advertising addresses 4 online देखो drip pricing element of cost are not revealed in the upfront, total pricing is only आप करो अपने कार्ट में डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, सब माँ का नाम बाप का नाम सबका नाम डाल दिया, फिर जब आप पे करने जाते हो कार्ड का नाम सब डाल दिया, लास्ट में वो रिवील करेंगे कि भाई ये इतना है। और अगर ऑनलाइन करो तो इतना है, अगर कैश से पे करो उसका डबल है, ठीक है। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो ऐसे करते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ड्रिप प्राइसिंग, ठीक है। ड्रिप प्राइसिंग। फॉल्स अर्जेंसी, भाई नहीं ख़त्म हो जाएगा, ये क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट बहुत कम है, लिमिटेड नहीं है, बाय अभी लिमिटेड स्टॉक, लिमिटेड ऑफर, लिमिटेड स्टॉक, तो दैट इज फॉल्स अर्जेंसी, ठीक है। एंड distinguish ad advertising resemble to the editorial organic content must be disclosed that it is advertised like paid review influencer post। advertising a resembling editorial or organic content must disclose कि भाई पेड किया गया है, पेड पार्टनरशिप विथ बेट एंड स्विच एडवर्टाइजिंग वन प्रोडक्ट और सर्विस डिलीवरिंग, एक चीज़ दिखा रहे हो एक चीज़ दे रहे हो। तो ये सबको बंद करने के लिए एडवर्टाइज ने गाइडलाइन निकाला है, ठीक है। एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1985। मुझे तो ईयर्स याद नहीं रहते, आपको अगर रखना है रख लो। वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन, वॉलंटरी सेल्फ रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइज ऐसे कमिटी protect Indian consumer interest through self regulation in advertisement, ठीक है। हो गया हमारा ख़त्म, पॉलिटी हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट कर लेंगे, कल कर लेंगे इंटरनेशनल रिलेशन, ओके। अगर अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, आप फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो। मैं आपके साथ एक दोस्त की तरह पढ़ने की कोशिश कर रही थी, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड गिव इट अ थम्स अप। गुड नाइट।